अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा लोची एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विथ जीएम लोची। दोस्तों, इस वीडियो का फीड एडिटिव पार्ट 1 जो है वो मैं पहले रख चुका हूँ और पार्ट 2 में बाकी मैं फ़र्दर उसे जो है वो कंटिन्यू करूँगा। पहले वीडियो के अंदर हम बात कर चुके थे कि फ़ीड एडिटिव हैं क्या, क्यों ऐड किए जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों ऐड किए जाते हैं फ़ीड के अंदर ख़ास तौर पे, और उसके अलावा उसके टाइप्स कितने हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एक न्यूट्रिशनल फ़ीड एडिटिव होते हैं और दूसरे नॉन न्यूट्रिशनल फ़ीड एडिटिव्स। उसके बाद उसमें हमने एंटीबायोटिक को कंटिन्यू किया था, तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक का और अगर रिव्यू में दूं तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, अगर आप खुद से पूछें कि हम एडिटिव को क्यों ऐड करते हैं या एंटीबायोटिक क्यों ऐड की जाती हैं, तो दोस्तों आजकल ख़ास तौर पे विटनरी के अंदर या हमारी फील्ड के अंदर लाइव स्टॉक से ज़्यादा जो चैलेंजिंग है वो आजकल पोल्ट्री बहुत ज़्यादा है। उसकी एक वजह ये भी है कि तमाम कम ड्यूरेशन के अंदर हमने जो है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेनी होती है पोल्ट्री से। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो तजुर्बे होते हैं वो पोल्ट्री पे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं कि किस टाइप की चीज़ों को ऐड किया जाए, कौन सा फीड कम एक्सपेंसिव होगा, किससे हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो एंटीबायोटिक को ज़्यादातर ऐड किया जाता है फीड के अंदर, जिसमें 5 ग्राम पेंसिलिन है जो ऐड की जाती है पोल्ट्री के अंदर। और ख़ास तौर पे अगर डिजीज़्ड कंडीशन हो, आउटब्रेक का ख़तरा हो या कभी कभार ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस कंडीशन में 50 ग्राम तक भी पेंसिलिन को ऐड किया जा सकता है। और इसके अलावा साथ में मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक के साथ जो प्रोडक्शन की बात आती है तो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ विटामिन भी ऐड किए जाते हैं। एंटीबायोटिक में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं, तो डेयरी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इनको। और उसके अलावा ख़ास तौर पे 8 से 10 वीक तक जो है वो एरोमाइसिन को भी ऐड किया जाता है और टेरामाइसिन को भी काफ के अंदर ऐड किया जाता है 30 mg तक। तो अगर र्यूमिनेंट फीड की बात करें तो र्यूमिनेंट के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है बड़े जानवरों के अंदर। अगर आप देखेंगे तो अगर पोल्ट्री फार्म के अंदर एक डिज़ीज़ का आउटब्रेक हो तो वो ज़्यादा नुकसानकार होता है, और उसके अलावा लाइव स्टॉक के अंदर भी नुकसानकार होता है, लेकिन ये है कि उसके अंदर लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो जानवरों के अंदर डेथ के चांसेस इस तरह से नहीं होते जिस तरह पोल्ट्री के अंदर है। तो सेंस में हम उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की एजेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक का यूज़ है जानवरों के अंदर या बर्ड्स के अंदर, उस पे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर भी पाबंदी है। या तो इस्तेमाल ना किया जाए एंटीबायोटिक को, अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो कम से कम मिकदार में, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, जिसके बदौलत फिर इसका रेजिस्टेंस ह्यूमन के अंदर भी आ जाता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाता है, या जो एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट है वो हमें भी नुकसानकार साबित होता है, हमारे लिए भी ख़ास तौर पे। उसके अलावा जो रूमिनेंट के अंदर है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक हैं, पोल्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं और उसकी एक लेवल रिकमेंडेड होती है कि उसके अंदर ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे मैंने अभी बात की कि उसके नुकसानात क्या हैं, तो दोस्तों मीट के अंदर एंटीबायोटिक का होना, दूध के अंदर एंटीबायोटिक का होना, ये सबसे ज़्यादा फिर ह्यूमन के लिए भी नुकसानकार होता है। ये नहीं है कि उसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जानवरों पे हो। होता ये है कि एक रिकमेंडेड डोज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में ये होता है कि उन ड्रग्स का कोई डोज़ रिकमेंड करने के बजाय भी हम उससे ज़्यादा डोज़ दे देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स को इस्तेमाल करना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स का इस्तेमाल करना, जल्दी इफ़ेक्ट देखने के चक्करों में हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के इफ़ेक्ट में ज़्यादा डोज़ लगा लेते हैं। तो आज हालत ये है कि अगर कोई भी जो एनिमल है उसके अंदर, अगर लार्ज एनिमल की मैं बात करूं तो कुछ सीसी तक काम हो सकता था कि थोड़ी सी दवाई इस्तेमाल हो, लेकिन अभी लेवल ये है कि हमने अच्छे डॉक्टर होने के चक्करों में कि हमारी दवाई ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इस चक्करों में हमने एंटीबायोटिक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो डिज़ीज़ या जो कंडीशन है अगर वो हल्के से हल्की एंटीबायोटिक पे ख़त्म हो सकती थी तो उसके लिए हमने लॉन्ग एक्टिंग और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया और डोजेज़ बढ़ा दिए, जिसका इफ़ेक्ट ये है कि सिर्फ वहाँ तक ख़त्म नहीं है कि जानवर ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हम उनका मीट खाने जाते हैं या मीट खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट फिर हमें भी मिलता है कि हमारे अंदर भी फिर ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो फीड एडिटिव में ऐड की जाती है वो है प्रोबायोटिक्स।
बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। एक होते हैं प्रीबायोटिक और दूसरा होते हैं प्रोबायोटिक। तो पहले अगर प्रोबायोटिक की बात करें तो प्रोबायोटिक ये लाइफ, इसे ये अगर मीनिंग देखी जाए लिटरली तो ये फॉर लाइफ, प्रोबायोटिक की मीनिंग ये होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म का कल्चर होता है नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का, और जो ओरली एडमिनिस्टर करवाया जाता है। और उसका इफ़ेक्ट फिर ये होता है कि वो अंदर जो जीआईटी की इन्वायरमेंट है उसको सेट कर देते हैं, प्रॉपर कर देते हैं, और पॉपुलेशन को सेट कर देते हैं, जिससे फिर ये होता है कि एब्जॉर्प्शन या जीआईटी के जो इन्वायरमेंट है वो बेस्ड हो जाता है। ये वर्ड पहली बार पार्कर ने 1974 में कॉइन किया था या उसे इस्तेमाल किया था, और उन सब्सटेंस को इंटेस्टिनल माइक्रोबियल जो बैलेंस है उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद फुलर ने 1989 में इस प्रोबायोटिक को डिफ़ाइन किया था कि ये बेसिकली होते क्या हैं। और ये दो तरह के जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, वही बैक्टीरिया, लेकिन जो फ़ायदा मंद होते हैं वो बैक्टीरिया हम एडमिनिस्टर करते हैं। इसका ह्यूमन के अंदर अगर मैं मिसाल दूं तो ज़्यादातर हम जैसे दही खाते हैं, तो दही बेसिकली ये प्रोबायोटिक है, और उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो र्यूमिनल तो जानवरों के अंदर, लेकिन ह्यूमन के अंदर जो है वो जीआईटी की इन्वायरमेंट को सेट कर देते हैं। और दूसरा वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो होता है प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक बेसिकली क्या होते हैं, अगर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करें कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के अंदर फ़र्क क्या है, तो प्रोबायोटिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रीबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। प्रोबायोटिक ख़ास तौर पे जो है वो इन्वायरमेंट को सेट करते हैं, और जो प्रीबायोटिक हैं वो बेसिकली करते क्या हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के अनडाइजेस्टेड फाइबर्स होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स होती हैं जिनको दे के हम जानवरों के जो है वो जीआईटी को सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बेस्ट हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी प्रोबायोटिक, और दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंस हैं, फीड के पार्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो हम जानवरों को देते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि डाइजेशन बेस्ट हो जाती है, और जैसे ह्यूमन को हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है माइक्रोब्स की, और उसकी माइक्रोबियल इन्वायरमेंट होती है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है या हम उसे इम्प्रूव करते हैं तो इस कंडीशन में प्रोबायोटिक को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर ह्यूमन साइड पे भी बात करें तो ये जो WHO ने 2001 में इसको डिफ़ाइन भी किया था कि ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं कुछ अमाउंट के अंदर जो हेल्थ के लिए बेनिफिट साबित होता है। लेकिन तीसरा वर्ड जो यहाँ पे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के अलावा इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है सेम्बायोटिक। सेम्बायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी बेस्ट होता है, तो उसको सेम्बायोटिक कहा जाता है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। एक पेस्ट फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो हम जानवरों को देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है यानी जो बैक्टीरिया है, उसके अलावा फर्मेंटेशन टेटम के नाम से जो लैक्टोबैसिलस है वो है, यानी लैक्टोबैसिलस की स्पीशी हो गई, कोलोस्ट्रीडियम की कुछ स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ हैं जो प्रोबायोटिक के तौर पर बेहतरीन काम अंजाम देती हैं। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोज़ोआ भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फंगस के टाइप्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। उसके अलावा हार्मोन्स को इस्तेमाल किया जाता है एज एडिटिव, फीड एडिटिव के तौर पे। जैसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हमारी ह्यूमन साइड के लिए फ़ायदेमंद होता है, हम ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वो हार्मोन क्या करते हैं कि वो लाइव स्टॉक या पोल्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंडीशंस होती हैं, डिपेंड करता है जानवर किस कंडीशन में उसको प्रोमोट करता है। जैसे फॉर सपोज़ अगर किसी फीड के अंदर जब जानवर मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद अगर कोई हार्मोन इस्तेमाल किया जाएगा तो वो उसके रिप्रोडक्टिव के लिए, जैसे फॉर सपोज ईस्ट्रोजन हो गया या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, जो फ़ायदेमंद साबित होते हैं ख़ास तौर पे, या जैसे पोल्ट्री के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़े टाइम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्शंस होते हैं हार्मोन को उनको इंक्रीज़ कर देते हैं। और उसके अलावा उसका फिर इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर देखें जैसे मैंने अभी बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन साइड पे बहुत ज़्यादा नुकसानकार हैं, तो उसमें से एक चीज़ ये हार्मोन भी है। अगर जानवर से मिल्क लेट डाउन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन दी जाती है या बूस्टन दी जाती है, तो बूस्टन का इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो
मिल्क के अंदर जो है वो अपना असर छोड़ते हैं, वो हार्मोन आ जाते हैं जिसका ह्यूमन पे प्री एज मेचुरेशन जो है वो हो जाती है, या ख़ास तौर पे जो फीमेल के अंदर है मोस्टली वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, या छोटी उम्र में जो मेचुरेशन हो जाती है, वो इस टाइप के जो मामला आते हैं, फिर वो हार्मोन का इफ़ेक्ट होता है। और ख़ास तौर पे ये कुछ बर्ड्स के लिए भी नुकसानकार होता है कि जब हम मीट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और जो वाइल्ड बर्ड उनको खाते हैं तो उनके लिए भी ज़्यादातर नुकसानकार साबित होता है। उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन होंगे और डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें, लेकिन अगर ये लेवल के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 to 5 mg जो है अगर एस्टिलबेस्टिरोल को इस्तेमाल किया जाता है तो वो इंक्रीज़ करता है फीड के अंदर फीड इनटेक को भी, या उसके अलावा 10 mg तक जो बीफ के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो भी फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है उसका ज़्यादा इस्तेमाल, और अमाउंट जब ज़्यादा हो तो नुकसानकार साबित होगा। उसके अलावा जो एंट हेलमेंथिक ड्रग्स हैं और कॉक्सीडियोस्टेट ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स है, ये भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर अमाउंट में है तो ये बेस्ट है। और ये फ़ायदेमंद किस सेंस में साबित होती हैं कि अक्सर हम जानते हैं कि पोल्ट्री के अंदर कॉक्सीडियोसिस का मसला बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन में हम फीड के अंदर अगर एज एडिटिव एंटी कॉक्सीडियोस्टेट ड्रग अगर ऐड करेंगे तो ज़्यादातर वो फ़ायदेमंद साबित होती है। इन केस अगर कोई ऐसा केस होता भी है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होती है और फ्यूचर के लिए भी ये ज़्यादातर फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों यहाँ तक ये लेक्चर ख़त्म है, जिसके अंदर हमने अगर जनरली बात की तो पहले नंबर पे हम एंटीबायोटिक की बात कर चुके थे, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन की बात कर चुके हैं। उसके अलावा इसके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एंट हेलमेंथिक ड्रग्स हैं या कॉक्सीडियोस्टेट ड्रग्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स हैं जिनको एज अ फीड एडिटिव इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा इनके जो हैं वो फ़वाइद भी ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम न्यूट्रिशनल फीड स्टफ़ या फीड एडिटिव भी ऐड करते हैं, तो वो फीड एडिटिव कौन से हो सकते हैं, वहाँ पे मैंने विटामिन का जिक्र किया था, मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन, लाइसिन का मैंने जिक्र किया था कि उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड को ऐड कर सकते हैं। फ़ैट की कुछ परसेंटेज को किसी भी सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइम इस्तेमाल की जाती है, जैसे पोल्ट्री में ज़्यादातर फाइटेज एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के फीड एडिटिव का एक पोर्शन बनती है। और ये यहाँ तक लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।